नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपने पारिवारिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस सेशन को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले हम देख लें कि ये सेशन में क्या मिलने वाला है। आज का सेशन NCERT बेस्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स के टॉप 45 MCQ क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को 45 क्वेश्चन को सहेजे हैं हमने। यह चैप्टर 2 का है। यदि आप चैप्टर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के क्लिक करके उस पहले वीडियो को आप देख सकते हैं। यह वीडियो लेसन 2 का है। लेसन 2 यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इससे संबंधित टॉप 45 क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करेंगे कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और यह वीडियो आपको फ़ायदा हो। चलिए अब हम बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 5 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चनों को आंसर देंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अन्यथा आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन ए में तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन बी में द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी में प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन डी में इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड के अंदर देने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहने का मतलब है कि यह जो क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र हो जाता है, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें जितने भी वस्तु का उत्पादन हुआ रहता है वही वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है और इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे कि आप किसी यात्रा के दौरान जो आप टैक्स भरते हैं या फिर किराया भरते हैं उसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। यानी वो व्यक्ति आपको क्या दिया है, अपने गाड़ी पे बैठा के लेके गया है, जिसका आपसे वो भाड़ा ले रहा है, वहीं आपको सेवा दिया और उसे हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। जैसे कि कोई वस्तु आपके यहाँ ले आके पहुँचा दिया, वो भी सेवा दिया। जैसे टीचिंग भी एक प्रकार का सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वकील, जज, ये सभी सेवा दे रहे हैं। चलिए आज के आपका क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। आज का क्वेश्चन 2 है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनना है। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। ऑप्शन ए में है, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं है। ऑप्शन बी में है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। ऑप्शन सी में है, नौकरी नियमित नहीं है। ऑप्शन डी में है, यह कम वेतन प्रदान करता है। आप अपना प्यारा सा उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के आपके 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं हैं, यानी कि अनियमित है, उसे संगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आज का आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, नरेगा, इसी को हम मनरेगा भी बोल सकते हैं। नरेगा अर्थात 2005 में के अनुसार सरकार के द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है। यानी कि नरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार लोगों को दिया जा रहा है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है 100 दिन, ऑप्शन बी में है 80 दिन, ऑप्शन सी में है 150 दिन, ऑप्शन डी में है 120 दिन। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको सप्ताह के रूप में भी दिया जा सकता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्लास 10th में। आप इसका आंसर 3 नंबर का देंगे।
चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 दिन, यानी कि नरेगा के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह कहा गया है कि लोगों को कम से कम 1 वर्ष में हर एक गरीब परिवार के लोग के बीच में एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देना अनिवार्य है। चलिए आज के आपका क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। आज के आपका 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सेवा क्षेत्र में इसमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र में इसमें से किस तरह की गतिविधियां को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए में है कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने और वानिकी। ऑप्शन बी में है चीनी, गुड़ और ईंट बनाना। ऑप्शन सी में है परिवहन, संचार और बैंकिंग। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। हाँ, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी परिवहन, संचार और बैंकिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। आज का आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग डैश। ऑप्शन ए में बेरोजगार है। ऑप्शन बी में नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, अर्थात कम कमाते हैं पैसा। ऑप्शन सी में नियोजित है लेकिन उत्पादकता क्या है, शून्य करते हैं, नहीं के बराबर उत्पादन करते हैं। ऑप्शन डी में है थोड़े समय के लिए बेरोजगार है, बाकी समय के लिए उसे रोजगार मिलता है। आप 5 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियोजित है लेकिन उत्पादन क्या करते हैं, शून्य है। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि ऐसी बेरोजगारी, यानी कि एक आपको उदाहरण के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि कोई खेत है, उसमें आप 4 आदमी की जगह पे 10 आदमी को लगा दे रहे हैं और वो 10 आदमी क्या उस खेत की पैदावार को ज़्यादा कर सकता है, नहीं कर सकता है। यदि आप 2 आदमी को भी रोपनी में लगाएंगे, सोहनी में लगाएंगे या फिर 10 आदमी को लगाएंगे, वो भी वही काम करेगा जो 2 आदमी करेगा, वही काम 10 आदमी भी करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छुपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम। 5 नंबर में तो आपका ऑप्शन सी हो गया, नियोजित है लेकिन क्या है, उत्पादन शून्य करता है, जैसा कि आपको एक उदाहरण देकर समझा दिया गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है, क्या मकसद है आप बताएंगे। ऑप्शन ए में है मुनाफा कमाना। ऑप्शन बी में है मनोरंजन। ऑप्शन सी में है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। आज का 7 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम TISCO जैसी कंपनी पर लागू नहीं होता है, यानी कि टिस्को, इसे आप बोल सकते हैं, टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए में है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन सी में है कारखानों का अधिनियम। ऑप्शन डी में है ग्रेच्युटी अधिनियम का भुगतान करना। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का आपका 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आज का आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे वर्ष 2005 में स्थापित भी किया गया है। इसे महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है।
यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितने दिनों का, तो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आज का आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए में है असंगठित क्षेत्रक, ऑप्शन बी में है संगठित क्षेत्रक, ऑप्शन सी में है ग्रामीण क्षेत्रक, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपके सामने आंसर बता दिया गया है। संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, ग्रामीण क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम। आज का आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? यानी सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व जो होता है, मालिक मलकाना किसके पास होता है? ऑप्शन ए में है निजी स्वामी, ऑप्शन बी में है सरकार, ऑप्शन सी में है सरकार और निजी हाथों में, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। सार्वजनिक का मतलब होता है कि सभी को मिला करके, यानी कि जिसमें एक पैसा देने वाला भी वहाँ पे क्या कर सकता है, मालिक बन सकता है, और जिसमें पैसा जो नहीं देता है वो भी मालिक बन सकता है। तो ऐसे आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सरकार और निजी हाथों दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर सी 9 का आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यह इमेज देख करके भी समझ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ये दोनों मिल करके सार्वजनिक उद्यम का मालिक बनते हैं, मालिकाना हो जाते हैं। पब्लिक सेक्टर में अधिक लोग होते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में निजी एक व्यक्ति होता है जो करोड़ों खर्च करके कोई पूंजी लगा करके एक कंपनी को बनाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन है ए, यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी में है प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्मित द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन सी में है वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है, ऑप्शन सी में है इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन ऐसे होगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में छप जाए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 10 नंबर यानी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक उत्पादों को निर्माण द्वारा बदला जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? यहाँ पे नहीं आने वाले पॉइंट पर आप ध्यान देंगे। नहीं आने वाला बात ये जो है क्वेश्चनों को गलती करा देता है, आपका सही होने वाला क्वेश्चन भी को क्या करा देता है, गलत करा देता है। चलिए आज का आपका 11 नंबर का ऑप्शन है ए, बैंकिंग, ऑप्शन बी में है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन सी में है अध्यापन, ऑप्शन डी में है किसी कॉल सेक्टर में काम करना। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका बी आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। यह आर्थिक गतिविधियाँ है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नहीं आती है, यही तो हम बार बार कह रहे हैं। नहीं आने वाला बात पे ध्यान दीजिएगा। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अध्यापन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अभी जस्टे हम थोड़ी देर पहले बताए हैं। ऑप्शन डी में है कॉल सेंटर, ये भी सेवा देता है, ये भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आज का आपका 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे कथन सही है की बात कहा जा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से आंसर देंगे। ऑप्शन ए में है
बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति है। ऑप्शन बी में है सरकार के पास संपत्ति है। ऑप्शन सी में है लोगों का एक समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक है। ऑप्शन डी में है एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति है। चलिए आप 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लग भी रहा होगा। आज का आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकार के पास संपत्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है जीडीपी का मतलब क्या है, यानी कि जीडीपी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म जीडीपी का पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है सकल डेयरी उत्पाद। ऑप्शन बी में है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन सी में है महान विकास परियोजना। ऑप्शन डी में है महान घरेलू उत्पाद। वैसे तो ऑप्शन से ही आंसर निकल जा रहे हैं। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आप देख पा रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में चीन को पछाड़ करके भारत नंबर 1 स्थान पे जनसंख्या के मामला में हो गया है। 14 का आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। आज का आपका 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। आज का आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कपास एक उत्पाद है, यानी कपास जो है इसका उत्पाद कैसे होता है, कपास का उत्पादन कौन करता है। ऑप्शन ए में है मानव निर्मित है। ऑप्शन बी में है बी निर्मित है। ऑप्शन सी में है प्राकृतिक है। ऑप्शन डी में है महंगा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास के लिए। कपास एक उत्पाद है किसका, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी प्रकृति का। प्रकृति का इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इमेज प्रकृति का दिया गया है, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर में कहा जा रहा है कपास की खेती के लिए पूर्णतः यानी कि प्राकृतिक कारक पर निर्भर है, कैसे आपको बताना है। इसका ऑप्शन ए में है सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है कपास की खेती। ऑप्शन बी में है वर्षा पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी में है जलवायु पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, वैसे बहुत लोग पहले ही आंसर दे चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष लागू किया गया था, यानी कि रोजगार गारंटी अधिनियम। अभी कई क्वेश्चन इससे आ चुका है, यह इतना पॉपुलर क्वेश्चन हो चुका है कि हर बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं। भले ही फर्स्ट शिफ्ट में ना पूछे या फिर सेकंड शिफ्ट में ना पूछे तो फर्स्ट शिफ्ट में, ऐसा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो चुका है। यह कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में है 2012। ऑप्शन बी में है 2005। ऑप्शन सी में है 2006। ऑप्शन डी में है 2010। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2005। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर में कहा जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो अभी आप पढ़े हैं इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना। ऑप्शन बी में है श्रमिकों की साधारण अवस्था को सुधारना। ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से दोनों। ऑप्शन डी में है ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी में है उपरोक्त में से दोनों। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका भी आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 19 है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है। ऑप्शन ए में है बेरोजगारी से बचने के लिए की जाती है। ऑप्शन बी में है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए की जाती है। ऑप्शन सी में है अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए की जाती है। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे।
19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद की ही गणना की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में कहा जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। यानी कौन सी प्राकृतिक संसाधन पर गतिविधियां इसमें से होती है। ऑप्शन ए में कपास की खेती क्या प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी में है पशुपालन। ऑप्शन सी में है भंडारण। ऑप्शन डी में है परिवहन। आप 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सही बात है। ऑप्शन ए जो है कपास की खेती जो है पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधन पर ही डिपेंड करता है। पशुपालन क्या है, ये भी प्रकृति पे है, लेकिन क्या है प्रकृति जो यहाँ पे पशु है अपने से भी चर सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कपास की खेती के लिए पूर्णतः अपने से नहीं होगा ये, इसके लिए मतलब कि मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कपास की खेती, ये इसका आंसर तो आप समझ ही गए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियाँ के उदाहरण है। सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियाँ का उदाहरण है। ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी भंडारण व व्यापार, ऑप्शन सी संचार व बैंकिंग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलिए आज का आपका क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। 22 में कहा जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है। प्राथमिक सेवाएं, ऑप्शन बी में है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी में है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी में है व्यक्तिगत सेवाएं। आप अपना प्यारा सा आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपका आज का 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक सेवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर में भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। जैसा कि अभी आपको समझाए हैं, इस क्वेश्चन के लिए तो आपको बिल्कुल समय नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन ए में है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी में है फैक्ट्री में, ऑप्शन सी में है सेवा क्षेत्र में है, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी क्षेत्र में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में ही प्रचंड बेरोजगारी दिखती है। इतना एग्जाम्पल को अच्छे तरीक़े से समझाया गया। अगर ये कोई क्वेश्चन को गलत किया होगा तो वो ध्यान से इस वीडियो को नहीं देखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। भारतीय कृषि विभाग के द्वारा इस भारतीय कृषि में ही प्रचंड बेरोजगारी छिपी हुई है। 24 नंबर में कहा जा रहा है जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो उसे क्या कहता है। बस वही बात आ गया। ऑप्शन ए में बेरोजगारी, ऑप्शन बी में है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी में है प्रच्छन्न नौकरी, ऑप्शन डी में है बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी कि ये तीनों को मिला दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बताइए। हाँ, इन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि प्रच्छन्न नौकरी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, यह आवश्यकता से अधिक श्रमिक लग जाते हैं, उसे ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चलिए आज का 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह गतिविधियाँ जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादित प्रक्रियाओं में सहयोग देती है, किस क्षेत्र में आती है। ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी में है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी में है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी में है चतुर्थ क्षेत्र। आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमें अपना एक सपोर्ट दे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर में कहा जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि,
ऑप्शन बी डेयरी वानिकी, ऑप्शन सी मछली पकड़ना या खनन करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 26 का आंसर तो बहुत पहले ही लोग दे चुके हैं, क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन डी, चलिए बहुत अच्छी बात है, इनमें से सभी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। विनिर्माण किससे संबंधित है? आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी में है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी में है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी में है निजी क्षेत्र। आप अपना प्यारा सा आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अध्याय 1 का 85 क्वेश्चन दिया गया है, 85 क्वेश्चनों को कराया गया है, उसे आप ज़रूर देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र। चलिए आगे देख लेते हैं हम। द्वितीयक क्षेत्र जो है विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे कि आप इमेज में देख करके आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होती है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 नंबर में कहा जा रहा है लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी निजी क्षेत्र, ऑप्शन डी संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र डी में है और ऑप्शन ए में संगठित क्षेत्र है। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र है। रेलवे क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र है। मान लीजिए मंदिर एक सार्वजनिक क्षेत्र है, विद्यालय एक सार्वजनिक क्षेत्र है। इस प्रकार से क्या है, ये सारे गतिविधियाँ को किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, निर्देशित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 में है किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? अर्थात कहने का मतलब है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि यह सार्वजनिक क्षेत्र का है और यह निजी क्षेत्र का है। ऑप्शन ए में रोजगार की शर्तें को रखकर, ऑप्शन बी में आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप को रखकर, ऑप्शन सी में उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन डी में है कच्ची सामग्री का प्रयोग करके। आप किस आधार पर बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र का है या फिर निजी क्षेत्र का है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्यमों का स्वामित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। 30 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है? यानी कि भारत में कितने परसेंटेज लोग जो है, भारत में कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है? ऑप्शन ए में है 50%, ऑप्शन बी में है 55%, ऑप्शन सी में है 61%, ऑप्शन डी में है 70%। आपको 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 61% लोग जो होता है अभी भी कृषि पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। 31 नंबर में कहा जा रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि कैसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को अलग अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है दूसरे क्षेत्र के आधार पर, ऑप्शन बी में है सेवा क्षेत्र के आधार पर, ऑप्शन सी में है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आपका 32 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक को दृष्टि से उत्पादन कार्यों को इन तीनों क्षेत्र में विभक्त किया गया है या किया जाता है। ऑप्शन ए विवरण, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी महाजन, ऑप्शन डी उत्पादन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्पादन।
चलिए आज का आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन क्या है। उत्पादन यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों को मिला करके माना जाता है। जबकि तृतीय क्षेत्र में क्या है, सेवा क्षेत्र आता है, तो उत्पादन होगा तभी ना आप सेवा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल समय नहीं देना है। आज का आपका 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। अल्प बेरोजगारी भी और छिपी हुई बेरोजगारी दोनों हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत। चलिए आज का आपका 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में जीडीपी ज्ञात करना जैसा कठिन कार्य डैश डैश के द्वारा किया जाता है। यानी कि भारत में जीडीपी कौन ज्ञात करता है। ऑप्शन ए में है केंद्र सरकार मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी में है महाजनों के द्वारा, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 45 क्वेश्चन इसमें रखा गया है। आज का आपका 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का आपका 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंटल। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। 35 में कहा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधियां हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कृषि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। 36 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र में देता है। ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी में है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी में है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। जैसा कि आप 36 के आंसर से देख करके ही बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत है प्राथमिक क्षेत्र में, जबकि विनिर्माण में उससे कम, और सेवा क्षेत्र में क्या है। आपका 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, और इस क्षेत्र में क्या है कि सर्वाधिक योगदान मिलता है। सबसे ज़्यादा भारत को जीडीपी में यही ग्रोथ करता है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो अभी इसका आंसर बताएं। इसका आंसर के लिए तो आपको कहना ही नहीं है, तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। आज का आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। तो आप तो बता ही सकते हैं कि 37 का आंसर क्या हो जाएगा। 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र। चलिए आज का आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, इसमें कम योगदान मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है तो योगदान मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं क्या है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व, ऑप्शन बी में है औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, ऑप्शन सी में है बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 38 का आंसर क्या होगा। 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है जिसमें पशुपालन के साथ साथ कृषि भी की जाती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिला दिया जाएगा, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी में है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी में है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी क्षेत्र। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आशा कर रहे हैं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होगी। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। आज का आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको टाइम नहीं लगनी चाहिए,
इससे क्या क्या, और इसके लिए ऑप्शन भी आपको नहीं मिलनी चाहिए। तो उद्योग को जो है 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में रखा जाएगा, यानी कि मैनेजर साहब जो है, ये आप मैनेजर साहब को देख रहे हैं, ये मैनेजर साहब को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। आपको 2-4 क्वेश्चन से पहले आपको समझा दिया गया है। ये क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र है ये, आप समझ सकते हैं। आज का आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यानी कि किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में है अति रोजगार, ऑप्शन बी में है कारखाना, ऑप्शन सी में है अल्प रोजगार, ऑप्शन डी में है बेरोजगारी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि हाँ हमारा इतना सही है और इतना गलत हो गया है, या फिर हमने इतना क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया है। आप ईमानदारी पूर्वक बताएंगे हमें भी सुन करके खुशी होती है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अल्प रोजगार। ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। आज का आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, यानी कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक है वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए अल्प रोजगार होते हैं, ऑप्शन बी अति रोजगार होते हैं, ऑप्शन सी बेरोजगार होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, अल्प रोजगार मिलता है, हमेशा के लिए रोजगार नहीं मिलता है। जैसे कि आप समझते हैं मौसमी बेरोजगारी, तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, जब मौसम आएगा तो फिर काम होगा, मौसम बीत गया तो काम रुक गया। जिससे कि आप गेहूं काट लेते हैं या फिर सरसों राई तेलहन दलहन ये काट लेने के बाद में 3 माह के लिए खेतों को वैसे ही प्रति छोड़ देते हैं, फिर धान की रोपनी शुरू करते हैं, फिर गेहूँ। साल भर में 2 फसल, अधिक से अधिक 3 फसल को ही आप उगा पाते हैं। चलिए आज के आपके 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ है। ऑप्शन ए संगठित, ऑप्शन बी असंगठित, ऑप्शन सी मानव निर्मित, ऑप्शन डी परस्पर निर्भर है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परस्पर निर्भर है, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की जो गतिविधियाँ है वो परस्पर निर्भर है। चलिए आज का आपका 45 नंबर, ये सभी क्या है, परस्पर निर्भर है। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और 45 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए में है रोजगार की स्थिति के अनुसार, ऑप्शन बी में है आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, ऑप्शन सी में उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन डी में उद्यम में कार्यरत श्रमिकों की संख्या। आप 45 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला वीडियो तीसरा लेसन का होगा। तीसरा लेसन इकोनॉमिक्स क्लास 10th का होगा। जल्द ही यह वीडियो डाल दी जाएगी। आप अपना एक कीमती सपोर्ट हमें देने की कृपा करेंगे। आप सभी से बस इतना ही दरख्वास्त है कि हमें एक सपोर्ट दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपका आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपका कोई भी क्लास मिस न करे। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।